नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डियरनेस अलाउंस, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीए भी बोलते हैं और हिंदी में जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डियरनेस अलाउंस या डीए या महंगाई भत्ता होता क्या है, किस किस को ये मिलता है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं, और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कब से ये शुरू हुआ था। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर देखेंगे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किस रिकमेंडेशन के आधार पे महंगाई भत्ते को बढ़ाती है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन जिसके जरिए की जाती है और उसके बाद में महंगाई भत्ता अनाउंस किया जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डीए की, तो डीए दिया क्यों जाता है। तो जैसे इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि महंगाई भत्ता यानी कि आपके जो मार्केट में महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेमेंट मिल रही है या जो आप कह रहे तनख्वाह मिल रही है, और उसके साथ में जो मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वाला जो महंगाई भत्ता आपका दिया गया था वो दिया गया था जुलाई 2024 में। अब की बार दिया गया है मान लो जनवरी 2025 में, या दिया नहीं गया है तो दिया जाएगा जो भी है। तो मार्केट के अंदर जो आप रोजमर्रा की चीजें कोई एम्प्लॉय खरीदता है, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो लो, दवाइयाँ हो लो, या डॉक्टर से कोई सर्विसेज हो लो, एजुकेशन से रिलेटेड हो लो, या फिर आपकी कोई जैसे दूध है, बिजली है, पानी है, पेट्रोल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो चीज़ें खरीदता है, तो क्या उन चीज़ों का रेट मार्केट में जुलाई में जो था, क्या वो रेट अभी जनवरी में भी है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि रेट क्या है कि चीज़ों का बढ़ता रहता है। मार्केट की चीज़ों का रेट क्या है, जनरली बढ़ता या घटता है, और मैक्सिमम टाइम पे ऐसे होता है कि महंगाई क्या बढ़ती ही है। आज जो चीज़ आपको 10 रुपये की मिल रही है, तो अगले 6 महीने या 1 साल के बाद आपको वो चीज़ 10 रुपये में ना मिल के 11 या 12 रुपये में ही मिलेगी। तो इसलिए क्या है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या है कि आपका साथ में भाई महंगाई बढ़ रही है तो साथ में आपकी पेमेंट भी बढ़नी चाहिए। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या कि आपको महंगाई भत्ता एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो सीधा सीधा इसका यही है कि महंगाई भत्ता दिया जाता है। आपका जो इन्फ्लेशन से जो आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है वो आपकी सैलरी के साथ साथ में बैलेंस होता रहे, इसलिए आपकी सैलरी को बीच बीच में क्या है सप्लीमेंट किया जाता है। अगर इसके की फीचर की बात करें, महंगाई भत्ता के की फीचर क्या है, तो ये रिवाइज किया जाता है ट्वाइस ए ईयर। 1986 से इसको ट्वाइस ए ईयर रिवाइज किया जाता है, और वो किया जाता है एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या है, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस क्या मतलब कि एम्प्लॉय की ये कोई मिलता तो है लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 2 एम्प्लॉय हैं, एक की बेसिक पे है 20,000 रुपये और दूसरे की बेसिक पे है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इन दोनों को जो महंगाई भत्ता मिलेगा उसमें किसको ज़्यादा मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी बेसिक पेमेंट ज़्यादा उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो एम्प्लॉय होता है ये मार्केट में जिस मूल्य पे चीज़ें खरीदता है उसी मूल्य पे ये एम्प्लॉय भी खरीदता है। तो इस एम्प्लॉय को जो है अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा इसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये क्या फुल्ली टैक्सेबल रहता है, और जितना ज़्यादा आपको मिलेगा उतना ज़्यादा आपको इसके ऊपर टैक्स भी वापस पे करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिए। एम्प्लॉय जो सर्विंग एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है डीए, आपका डियरनेस अलाउंस। इसी टाइप से जो रिटायर्ड होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, उनको मिलता है डियरनेस रिलीफ अलाउंस, जिसको बोलते हैं डीआर। अगर इसकी हिस्ट्री में जाकर हम देखें कि ये कब से मिलना शुरू हुआ और कैसे मिलना ये शुरू हुआ था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद में इसको दिया जाता था आपका डियर फूड अलाउंस के नाम से। क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि पेमेंट इतनी कम होती थी कि आपके खाने की पूर्ति हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसलिए क्या है कि आपको एक फूड अलाउंस दिया जाता था। तो आपका फूड मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी, इसलिए क्या डियर फूड अलाउंस उस टाइम पे दिया जाता था। उसके बाद में जो डीए आया, डीए से पहले क्या है कि वेजेज के लिए, सैलरी को बढ़ाने के लिए जो है एम्प्लॉय के द्वारा रेगुलरली डिमांड की जाती थी। तो रेगुलरली जो डिमांड की गई उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके डीए इंट्रोड्यूस हुआ, और बाद में डीए किस बेस पे बढ़ेगा ये चीज की रिकमेंडेशन हुई जब इसको जोड़ा गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अभी फिलहाल आज तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही एक ऐसी चीज है जो ये डिसाइड करती है कि आपका डीए कब और कितना बढ़ेगा।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में काफ़ी ऐसी कमेटी हुई जिनका गठन हुआ, जिन्होंने ऐसी रिकमेंडेशन दी कि एम्प्लॉय का जो डीए है वो रेगुलरली बेस पे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो सैलरी है वो उनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें वो खरीदते हैं और वो जो महंगाई मार्केट में इफेक्ट कर रही है उसके साथ वो बैलेंस हो सके वो चीज़। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसकी रिकमेंडेशन के बेस पे ये कैलकुलेशन की जाती है कि डीए को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला। अगर बात करें हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो ये एक ऐसा टूल है जो यूज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, और इसको यूज किया जाता है क्या मापने के लिए कि आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कितना हो रहा है चीज़ों का, कि मतलब मार्केट में जो आप चीज़ें खरीदते हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें खरीदते हैं, जो एक घर चलाने के लिए या आदमी को जीने के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें की महंगाई दर कितनी बढ़ रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए वो चीज़ों की मेजरमेंट कैसे की जाती है कि महंगाई दर कितनी बढ़ रही है, उसके लिए सर्वे किया जाता है। और सर्वे ऐसा नहीं कि एक मार्केट में या 2 मार्केट में या 10 मार्केट में किया जाता है, काफ़ी सारी हज़ारों मार्केट ऐसी हैं जो अर्बन एरिया में भी हैं, रूरल एरिया में भी हैं, जहाँ पे ये मेजरमेंट लिया जाता है और काफ़ी सारे स्टोर से ये मेजरमेंट लिया जाता है। चीज़ों का परचेज कर करके देखा जाता है इस आइटम की इन्फ्लेशन रेट कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है, रूरल एरिया में कितनी है। अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो उसके अंदर अराउंड 299 आइटम्स की लिस्ट है जिनके बेसिस पे ये मेजरमेंट किया जाता है, ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। उनके अंदर जैसे आपका फूड से रिलेटेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो गया, ट्रांजिट से रिलेटेड हो गया, या मेडिकल केयर से, रिक्रिएशनल से रिलेटेड कुछ हो गया, एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको रिक्वायरमेंट होती हैं, जो एक कंज्यूमर, जो एक डेली, जो एक नॉर्मल आदमी रूटीन में जो चीज़ें परचेज करता मार्केट से, उन सभी चीज़ों की मार्केट वैल्यू का इवेल्युएशन किया जाता है। उसके बेस पे ही देखा जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, और उसके बेस पे ही ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है। उसके बाद में ही रिकमेंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि महंगाई इतनी बड़ी है, तो डिसीजन अब आप ले लो। तो फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है इस चीज़ का डिसीजन लेती है कि हाँ, महंगाई अगर इतनी बड़ी है तो महंगाई भत्ता भी इतना बढ़ाया जाना चाहिए एम्प्लॉय का। अब देखते हैं हम फॉर्मूला कैसे है कैलकुलेशन करने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करने का फॉर्मूला सीधा सीधा यही है कि कॉस्ट ऑफ द बास्केट इन करंट ईयर, कि फिलहाल बास्केट इसका वर्ड नाम क्यों दिया, बास्केट के अंदर आपकी सारी गुड्स एंड सर्विस आ गई, कि सारी चीज़ों का आपने जो है प्राइस चेक कर लिया, सारी चीज़ों का अब आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, एवरेज इवेल्युएशन की एवरेज महंगाई कितनी बड़ी है, तो ये बास्केट आ गई। इसके अंदर आप एक इंडिविजुअल आइटम का भी कर सकते हैं, ठीक है, कि करंट ईयर में उस बास्केट का या उन सारी चीज़ों का गुड्स एंड सर्विस का प्राइस क्या है, और बेस ईयर में वो कितना था। बेस ईयर मतलब कौन सा लिया जाता है कि जब आपका वो लास्ट टाइम पे जो बढ़ाया था उस टाइम पे कितना था, तो उससे उसको डिवाइड किया जाता है, तो आपका प्राइस आता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है। मल्टीप्लाई फर कर दिया जाता है इसको 100 से मल्टीप्लाई इसको किस लिए किया जाता है उसका रीजन हम बताएंगे। क्योंकि अगर आपका करंट ईयर में मार्केट प्राइस जो है आपका बास्केट का, अगर वो कम है और ये ज़्यादा है बेस ईयर में, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया तो फिर क्या आपका माइनस में आएगा। तो उसके लिए आपका क्या है कि परसेंटेज निकाला जाता है और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज काउंट किया जाता है, कितना परसेंटेज ये बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए, अगर मान लो एक आइटम का मान लो आप कि एक आइटम का प्राइस आज है 115 रुपये, और लास्ट टाइम जब डीए बढ़ा था, या जो हमने बेस ईयर जो रेफरेंस लिया है कि वहां से हम अब तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको मान लीजिए हमने कि 100 रुपये था, किसी आइटम का प्राइस आज 115 रुपये, उस टाइम पे 100 रुपये था। अगर हम अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो बास्केट का जो करंट प्राइस है, उस आइटम का जो करंट प्राइस है वो है 115 डिवाइड में लास्ट टाइम जो बेस ईयर जो हमने लिया है वो था 100 इंटू 100, तो कितना हो गया 115। अब 115 में हमने क्या है कि 100 तो क्या है कि नॉर्मलाइज करने के लिए है बेस ईयर से, तो इसका जो अगर हम परसेंटेज निकाले तो कितना परसेंट इसका प्राइस बढ़ा है बास्केट का या उस पर्टिकुलर आइटम का, वो है 15%। 15% इसका आइटम का प्राइस जो है बढ़ गया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना आया अभी हमारा 115, या कह सकते हैं आप 15% महंगाई बढ़ी है। तो ये फिगर आप याद रखना कि 15% हमारा जो है अभी सीपीआई आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसके बेस पे हम डीए निकालेंगे, तो डीए भी हमारा कितना आना चाहिए
15%, क्योंकि 15% अगर महंगाई बढ़ी है तो 15% डीए देंगे तभी तो वो सप्लीमेंट होगी ना वो चीजें। तो हमने करंट ईयर में जो बास्केट का या उस पर्टिकुलर आइटम का जो प्राइस लिया था वो कितना लिया था, वो हमने लिया था 115। तो 115 हो गया। जैसे माइनस में बेस इंडेक्स हमने कितना लिया था, वो लिया था 100 डिवाइड बाई बेस इंडेक्स दैट इज 100 इंटू 100। तो 115 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 100 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 इंटू 100 ये वाला डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया 15। तो डीए का भी आपका कितना आ गया 15% और सीपीआई का भी कितना आया था 15%। तो 15% आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आया तो 15% आपको फिर डीए देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला इसका। तो इसी टाइप से आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं कि करंट में हमारी कॉस्ट कितनी चल रही है, चाहे एक आइटम की निकालो चाहे आप पूरी बास्केट की निकालो जिसके अंदर 299 आइटम आज के दिन ऐड है, लिस्ट है। तो उसकी करंट की प्राइस अगर हमने निकाल ली कि करंट की प्राइस कितनी है डिवाइड बाय बेस ईयर के अंदर उसकी प्राइस कितनी थी उस बास्केट या पर्टिकुलर आइटम की, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो आपका आ गया सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ गया। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बाद में आपका निकल गया डीए। कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से आप बेस इंडेक्स को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल को बेस इंडेक्स से और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डीए का परसेंटेज कितना है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी का हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 350 है और बेस इंडेक्स 200 है और बेसिक सैलरी किसी एम्प्लॉय की 50,000 है तो कितना डीए उसके अंदर बढ़ेगा। अब जैसे हमने बताया था कि डीए का परसेंटेज निकालने के लिए आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से बेस इंडेक्स को माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दे 200 से, फिर इस टोटल को हमें क्या है कि बेस इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 से हमने डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 75%। तो 75% क्या है कि फिर डीए बढ़ेगा उसका। और उसकी बेसिक सैलरी कितनी है 50,000 रुपए, तो 50,000 का 75 कितना हो गया आपका 37,500 रुपए। तो 37,500 क्या है कि उसको डीए देना पड़ेगा आपको। तो 50,000 में 37,500 आप जोड़ेंगे तो लगभग क्या है कि 87500 ये उसकी टोटल जो है उसकी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक सैलरी प्लस में डीए क्या है कि आपको उसको एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी। तभी इसी तरीके से हम क्या है कि डीए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है कि डीए कभी भी देने के लिए क्या करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे कि महंगाई की दर कितनी बढ़ी है, कि महंगाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट कितना ज्यादा बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन रेट जितना ज्यादा बढ़ा है उतना ज्यादा आपको फिर डीए देना पड़ेगा। तो ऐसे हम डीए का कैलकुलेशन करते हैं।